हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हो गया सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12 यूनिट नंबर 8 डी ब्लॉक एलिमेंट। हम आज समराइज कर रहे हैं कि अभी तक हमने आखिर पढ़ा कितना है। पढ़ते जा रहे हैं, लेक्चर बनाते जा रहे हैं, यही नहीं पता कितना पढ़ा है। ठीक है, तो पॉइंट बाय पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। आज हम डिस्कशन करेंगे कि हमने कितना कर लिया है। तो अब हम चलते हैं और ये देखते हैं कि हमने कौन कौन से कर लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम यूनिट नंबर 8 डी और ए ब्लॉक एलिमेंट। तो ये सारी बात तो आपको मालूम है कि डी ब्लॉक एलिमेंट को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। देखो इसने हेडिंग दिया हुआ बड़े लंबे चौड़े में, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हमको मालूम है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। 8.1 में उसने क्या दिया है, पहला पॉइंट क्या है कि पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। हमको मालूम है पोजीशन क्या है भाई, एस और पी के बीच में है। ठीक है, दूसरा है पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। वो भी हमने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। आज थोड़ी सी तबीयत खराब है हमारी। ठीक है, तो पोजीशन क्या है हमारे पास में? पोजीशन है हमारे पास में 3D 4D 5D और 6D। इसमें हमारे पास में डी ब्लॉक एलिमेंट्स है। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की यदि हम बात करें शॉर्टकट में, तो ये है, ये आपको याद होना चाहिए। ये ऑब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यू में ये आता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डी ब्लॉक का और ए ब्लॉक का। n-1 D 1 to 10 ns 1 to, तो ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये पीछे वाला नहीं है, इसको काट देते हैं। ये यहाँ से आता है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास में, इसको याद रखना। देन हमारे पास में आता है इसमें आगे कौन सा पॉइंट है, ये दिया हुआ स्कैंडियम से। ये हमारे पास में स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम, मैग्नी, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये एटॉमिक नंबर है 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9 और 30। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। देखो दो इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें यहाँ पर इसमें जाता है 1 इलेक्ट्रॉन। किसमें? कॉपर, क्रोमियम में और कॉपर, ये कॉपर में और क्रोमियम में। ठीक है, 29 याद रखना है। ये कौन कौन से याद रखना है आपको याद रखना है 29 और 24 वाला। इसमें जाते हैं 1 इलेक्ट्रॉन और बाकी सब में जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ये मैं आपको पहले बता दिया हूँ। ये भी हमारे पास में कंप्लीट हो गया है। अब हमारे पास में आता है इसमें इसी प्रकार से हमारे पास इट्रियम, जर्कोनियम, नियोबेलियम, मोलिब्डेनम। तो ये यहाँ दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। 5s में आता है, ये 5s 4d आएगा, ये 6s 5d आएगा। इस प्रकार से ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें दिए हैं, ये हमने देख चुके हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो ये हुआ हमारे पास में पॉइंट था, वो कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास में आता है इंटेक्स क्वेश्चन। अब ये रहने दो, आप देख लेना इसको। ठीक है, अब आता है फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी आती है हमारे पास में आता है ये फिजिकल प्रॉपर्टी। अरे यार, ये भी एक बड़ा भयानक बना, ये फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारे पास में 8.3 में क्या आता है? जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, जनरल प्रॉपर्टी क्या है। तो पहला आया हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। ये तो मैं आपको पहले बता ही दिया हूँ। ठीक है, तो ये आपका HCP, BCC ये आपका लिखा हुआ है ना, ये हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 1 में। इनके फुल फॉर्म होते हैं और ये हमारे पास में आएगा यूनिट नंबर 1 में, सॉलिड स्टेट। ठीक है, उसमें ये बताया जाएगा आपको ये क्या है और क्या नहीं है। BCC का फुल फॉर्म है आपके बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल। HCP का नाम है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। CCP का नाम है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और ये हमारे पास में जो एक्स है, एक्स के यहाँ पास में टिपिकल मेटल स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बनाते हैं यहाँ पास में। ये मतलब ये हुआ, ध्यान से देखो जरा क्या बोलना चाहते हैं हम। ये बोलना चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ पास में ये जो टाइटेनियम है, ये यहाँ पास में BCC मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल बनाता है। अब ये बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल कैसे क्या होता है, कैसे होता है, ये तो यूनिट नंबर 1 में पढ़ेंगे, अभी तो आपने पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो उस समय यूनिट नंबर 1 में हम इसको देखेंगे। देन अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। देखो इनके मेल्टिंग पॉइंट दिए हुए हैं। मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास में ये यहाँ से लेके यहाँ तक इंक्रीज हुआ, फिर हमारे साथ डिक्रीज होने लगता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, देन हमारे पास में ये मेल्टिंग पॉइंट आपको याद रखना है किसका किसी। ये ग्राफ बना हुआ है, टाइटेनियम से ज़्यादा बेरिलियम का, फिर क्रोमियम का, फिर आ गया कम मैंगनीज का, फिर आयरन का, कोबाल्ट का, प्लेटिनम का। ये हमारे पास में कैसे है, कॉन्स्टेंट मेल्टिंग पॉइंट है। ये भी हमारे पास में कंप्लीट हुआ। देन हमारे पास में ये सारा ग्राफ वगैरह देख लेना मेल्टिंग पॉइंट का है। ठीक है, किलो जूल 1 इलेक्ट्रॉन निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी। अब ये ग्राफ किसका है, ये भी देख लेते हैं जरा। ये भी हमारे पास में वही है, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल वाला ये ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ से आते हैं हम वेरिएशन इन एटॉमिक एंड आयोनिक साइज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल। अब वेरिएशन देखना है हमने एटॉमिक एंड आयोनिक साइज में, तो वही मैं आपको बता दिया एटॉमिक साइज, आयोनिक साइज। इसके ऊपर हमने काफ़ी डिस्कशन किया था, याद है। 3 प्रकार के साइज रखते हैं ये। पहला तो होता है
इस पहले साइज होता जाता है हमारे पास में स्मॉल, फिर हो जाता है कॉन्स्टेंट, फिर हो जाता है हमारे पास में इंक्रीज। ये सारी बातें हमने यहाँ पर आपको बता चुकी, काफ़ी डिटेल में बताई, ठीक है। एक बार आप रीड करोगे तो आपको अपने आप समझ में जाएगा। ये देखो, ये दिया हुआ है हमारे पास में रेडियस, रेडियस ये दिया हुआ है। ये जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को शो कर रही है। ये देखो यहाँ लिखा भी है, ये स्कैंडियम, टाइटेनियम, बेरिलियम, क्रोमियम को शो कर रही है। ये वाली जो लाइन है ये शो कर रही है, किसको शो कर रही है, ये देखो यहाँ लिखा हुआ डॉटेड जो लाइन है ना, ये शो कर रही है वो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज को, और ये जो है वो शो कर रही है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज को, ये लाल वाली। तो इस प्रकार से यहाँ पास में रेडियस आई, रेडियस भी आप कर सकते हो, साई यदि कर लिया तो रेडियस आपने कर लिया, ठीक है। स्पीड हमारे पास में थोड़ी तेज है तो उसको आप देख लेना, ऐसी कोई बात नहीं है, उसमें हैंडल कर लेना, ठीक है। अब यहाँ से आता है हमारे पास में जब स्कैंडियम का आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है, तो एटॉमिक नंबर है ये सारे एटॉमिक नंबर है, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। ये मेटल है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो, दो निकालते हो, तीन निकालते हो, तो एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है। देखो स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये जो दिख रहा है ना, ये ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाला दिख रहा है। उसके बाद में से इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एक प्लस चार्ज आया, तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। दो इलेक्ट्रॉन निकाला तो दो चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये हुआ। तीन इलेक्ट्रॉन निकाला तो तीन चार्ज आया, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये हो गया। अब आप करके देख लेना इसमें, ठीक है। तो ये है हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, किसकी एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन बताया था आपको, याद है कि जब हमारे पास में मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल को हम एटम में तोड़ना चाहते हैं, तो उस समय उसको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी हमारे पास में लगती है, रिक्वायर रहती है, वही रहती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये मैं काफ़ी डिटेल में आपको बताया था। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ये भी मैं आपको बता दिया हूँ, ये हमारे पास में कवर हो गया है, ठीक है। क्या सर कवर हुए नहीं हुए कैसे पता, अब पढ़ोगे पता चलेगा। तो ये हमारे पास में यहाँ से आप बुक उठाओगे तो ये सारी चीज़ इसमें मिलेगी आपको, ठीक है। समझ में आ रही है, फंडा क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास में आता है, इसी में आगे चलते हैं। यार आज थोड़ी क्या तबीयत खराब है, इसलिए एडजस्ट कर लेना। अब हमारे पास में आता है, इसी में क्या आता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी के विषय में हम आपको बता दिए। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगी गई एनर्जी, वही तो कहलाएगी आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। देन हमारे पास में आता है यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ये मैं आपको लिखवा भी दिया था लास्ट क्लास में, या कब लिखवाया था, मैं आपको लिखवाया था। ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट रखते हैं ये, ठीक है। देन हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में आता है, ये बता दिया, ये कवर हो गया अपना पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक सारे कवर हो गया अपना पॉइंट, ठीक है। काफ़ी डिटेल में पढ़ाया। ट्रेंड इन द M+2, मतलब मेटालिक आयन से मेटल में जाते हैं, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ये आपको यूनिट नंबर 3 में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो यूनिट नंबर 3 में हम देखेंगे ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का होता है, कैसे होता है, अभी इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यूनिट 3 का मेरे को यहाँ बताना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं है। बेसिक में लंबा लेक्चर कर दिया, काफ़ी लंबे लेक्चर हो गए हमारे। ये इतना इलेक्ट्रोड होता है इनका, ये क्या होता है, कैसे होता है, वो हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास में अब आता है, हमारे पास में यहाँ पर अब आता है यहाँ पर हमारे पास में ये तो हमारे पास में देखो क्या है, ये हमारे पास में थ्योरेटिकल डाटा है, थ्योरेटिकल डाटा है कि इतना हमारे पास में एनर्जी लगती है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास में इतना होता है, बाद में हम इसके विषय में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यूनिट नंबर 3 में 10 में है ये आपका, इसको हमने छोड़ दिया था। ट्रेंड M+3 से M+2 में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, इसको एक बार रीड कर लेना आप, ठीक है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये तो मैं आपको बता दिया था, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या होती है, ये लास्ट क्लास में शायद मैं आपको बताया तो था ये पक्का है, लेकिन अब लास्ट क्लास थी, इसका पहले क्लास थी, ये नहीं पता, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर, और ऑक्सीडेशन नंबर में ये इस प्रकार के कंपाउंड बनाता है। क्रोमियम F6 बनाता है, क्योंकि क्रोमियम कितना रखता है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है, इसलिए क्रोमियम कितना बनाता है, CrF6 बनाता है। +5 वाले हमारे पास में वेनेडियम +5 शो करता है, इसलिए 5 फ्लोरीन को क्रोमियम 5 ही शो करता है, ठीक है। ये उतने कंपाउंड कॉम्प्लेक्स बनेगा, उतने बॉन्ड बनाएगा, जितने ऑक्सीडेशन स्टेट उतने ही तो बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है बात समझ में। अब देखो जरा, ये रिएक्शन है, तो ये रिएक्शन को आपको कर लेना है। जैसे हमारे पास में Cu+2 4I- से रिएक्शन करेगा, तो हमें से क्या बनेगा, Cu2I2, ये एक सॉलिड है, और यहाँ बनेगा हमारे पास में I2। उसके बाद से Cu+2 कन्वर्ट होगा Cu+2 में प्लस कॉपर में,
क्योंकि ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन कहलाती है, क्योंकि एक ही का ऑक्सीडेशन एक ही का रिएक्शन, ये कहलाती है आपस में डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास में यहाँ पर ये देखो ये वाली लाइन रखना, इन दिस केस Cu+2 ऑक्साइड ऑक्सीडाइज I माइनस से I2 में ऑक्सीडाइज हो गया। मतलब यहाँ पर हमारे पास में I माइनस, यहाँ क्या I माइनस था ना, देखो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 4I माइनस लिखा है, आपको दिख रहा है ना, थोड़ा इसको मैं ले जाऊंगा, देखो ये क्या है 4I माइनस है, ये कहाँ कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया हमारे पास में, ये 4I माइनस जो है वो कन्वर्ट हो गया हमारे पास में किस में हो गया, I2 में। यहाँ माइनस चार्ज था, ये हो गया हमारे पास में 0 में, देखो। ठीक है, मतलब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि Cu+2 ऑक्सीडाइज I-2 I2। तो इसने इसको Cu+2 ने आयोडाइज को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया। ठीक है, ये डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन के अंतर्गत आता है। ये हमने पढ़ा था कहाँ, रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे थे उस समय हमने पढ़ा था। डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन क्या होती है, जिसमें एक ही का ऑक्सीडेशन होता है एक ही का रिडक्शन होता है, ये कहलाते हैं आपस में डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन। द स्टेबिलिटी ऑफ Cu+2 इक्वल्स फर्दर देन Cu+2 इज सोल्यूबल देन मरकरी मोड। ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, ठीक है, और बहुत अच्छे से इनका नोट्स बनाना। इन सब के विषय में आपको जानकारी दे दिया। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ये है, इतने के साथ ये Mn2O7 ये बनाता है, +7 में है CrO3 ये बनाता है कंपाउंड। ये कंपाउंड कौन कौन सा बनाएंगे, ये कंपाउंड की यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, इसको आपको याद रख लेना है। इसमें समझाने एक्सप्लेन करने वाला कोई बात नहीं है, ये तो मैं आपको पहले ही 250 फार्मूले बताया था, उसी तारीख पे है ये। ठीक है, अब इसको जरा देखो, ये वाला एग्जाम्पल है। तो हमारे पास में हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन पावर इन द सीरीज, ये दिया हुआ उसने। दिस इज ड्यू टू द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी, मैंने आपको बोला था स्टेबिलिटी हमारे पास में सबसे बड़ा फैक्टर होता है, लोअर स्पीसीज टू विच दे आर रिड्यूस। देन हमारे पास में आता है यहाँ पर, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में आता है क्या है कि केमिकल रिएक्टिविटी एंड E- वैल्यू, स्टैंडर्ड वैल्यू है वो। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी मतलब केमिकल रिएक्शन कैसे करेगा, इसके विषय में हमने पॉइंट बताया कैसे केमिकल रिएक्शन करता है, ये भी हमारे पास में कंप्लीट हो गया। इसको एक बार आप बस रीड कर लेना ताकि आपको समझ में जाए, बाकी सब चीज समझ में आपको आने वाली है। ये कंप्लीट हुआ। क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये भी मैं आपको बताया, पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक बताया था ना, डायामैग्नेटिक क्या होता है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, तो ये है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। देन हमारे पास में आया मैग्नेटिक बोहर मैग्नेटो, मैं बार बार बोलता हूँ ना, मैग्नेटिक ये म्यू एन √n, ये हम किए थे, जानते हो कहाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ये बहुत अच्छे से किए थे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने बहुत अच्छे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ये फार्मूला है, इससे हमने किए थे काफी याद है। स्कैंडियम ये हमारे पास में कैलकुलेटेड वैल्यू, ये ऑब्जर्व वैल्यू, मैग्नेटिक मूवमेंट, ये मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला है। कौन सा, ये जो म्यू बराबर है ना, ये मैग्नेटिक मूवमेंट का फार्मूला है। यहाँ एन क्या है, एनपेड इलेक्ट्रॉन, और म्यू क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये फार्मूला है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट इतना आया, यहाँ पर इतना होता है कैलकुलेटेड एब्जॉर्ब, ये कैलकुलेटेड है, ये एब्जॉर्ब है। ठीक है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू आई है, और ये हमारे पास में ऑब्जर्व वैल्यू आई है। देन हमारे पास में आता है, उसने दिया है कि भाई जिसका एटॉमिक नंबर 25 है उसके पास में मैग्नेटो कितना होगा मैग्नेटिक वैल्यू, ये हमने बहुत पहले किया तो है। अब इसको करके देखो इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे, इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये हमारे पास में 5.92 फार्मूले में रखो, इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करो, फिर हमारे पास में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 5, ये 2 तो फार्मूले में है, इस प्रकार से हमारे पास में जाता है। ये पहले हमने किया है। फॉर्मेशन ऑफ कलर आयन, अब कलर आयन का फॉर्मेशन कैसे होता है, मैंने बोला था डी ट्रांजिशन, एफ डी ट्रांजिशन, एफ ट्रांजिशन, ये लास्ट क्लास में ही हमने कवर कराया था आपको। ठीक है, मैं आपको बताया था कि ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये कलरफुल होते हैं। रीजन क्या है, ट्रांजिशन, एक सेल से जंप मार के दूसरे सेल में जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, जब आते हैं वापस तो उस एनर्जी को रिलीज करते हैं, ये जो एनर्जी है वो हमारे पास रेडिना पड़ती है और हमको कंपाउंड कलरफुल दिखाई देते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो इस प्रकार से हमारे पास में ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ये कलरफुल होते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कैसे होते हैं, हमारे पास में कलरफुल होते हैं। देन हमारे पास में आता है इसी में फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, फॉर्मेशन, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाते हैं, क्यों, क्योंकि इनका जो साइज इसमें मैटर करता है, साइज के अनुसार यहाँ पास में बिहेव शो करता है।
अब कैटालिटिक प्रॉपर्टी ये भी मैं आपको करवा दिया कि ये बहुत अच्छे कैटालिस्ट होते हैं, जैसे हम यूज करते हैं पीटीपीडी एनआई, ठीक है। जे देखो ये कैटालिस्ट है, ठीक है। अब फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड, ये भी मैं आपको लास्ट क्लास में बता दिया, ये भी हमारे पास में कंप्लीट हुआ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो अलॉय फॉर्मेशन ये भी मैं आपको लास्ट क्लास में बता दिया, अलॉय फॉर्मेशन क्लियर है। ये सारा हम कंप्लीट कर चुके हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजेंट, ऑक्सोनियायन ऑफ मेटल्स, सब इंपोर्टेंट कंपोनेंशियल एलिमेंट, ये आप एक बार देख लेना है, मैं इसको नहीं करा रहा हूँ, एक बार आप इसको रीड कर लेना। पोटेशियम डाइक्रोमेट में लास्ट क्लास में आपको करवाया था, फॉर्मेशन बनाने के लिए क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। ये रिएक्शन तो आपको करके देखना पड़ेगा कैसे होती है, मैं आपको पहले ही रिएक्शन करवा दिया, क्लास 11th में रिएक्शन काफी करवाया था मैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा चैप्टर है आपका। देन K2Cr2O7 कैसे बनता है, ये लास्ट क्लास में ये एग्जाम्पल दिया था आपको, और बाकी ये सारी बातें आप देख लेना, मैंने आपको करवा दिया हूँ, ठीक है। ये क्रोमियम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये क्रोमेट आयन होता है, ये हमारे पास डाइक्रोमेट आयन होता है, आपस में ये एक दूसरे से बॉन्डेड बन जाते हैं, तो CrO4-2, ये यहाँ पास में बॉन्ड एंगल इनका कितना होता है 126, ये एंगल आपको याद रखना है, ये रिएक्शन आपको याद रख लेना है। ये अब इसमें ऐसा कुछ है नहीं है, नहीं तो मैं आपको जरूर बोर्ड पे बताता। मैंने सोचा कि आज आप लोगों को, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, और मैंने सोचा कि आपको एक बार रिवाइज करा दिया जाए कि हमारे पास में कितना कंप्लीट हो गया है और कितना बचा है। पढ़ते जा रहा है, कोई यही नहीं पता कि कितना बचा है। पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसके विषय में भी हम बात कर चुके हैं लास्ट क्लास में, KMnO2, और आप पढ़ लेना, ठीक है। आपको देखना पड़ेगा पढ़ के क्या है कैसा है, अब आप स्वयं से ही पढ़ो। मैंने आपको इसमें महारत हासिल करा दी, जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे मैंने बता दिए, यहाँ तक तो अपन किए ही हुए हैं, ये तो आपको मालूम ही है, ठीक है। ये सारी बात आपको मालूम है, यहाँ पर अपन ने किया है। हाँ, ये हमने किया था, ये बताया था, याद है। CO2 में से यहाँ से CO2 गैस निकल जाती है, O2 गैस निकल जाती है, बताया था। ये यहाँ पास में CO2 गैस निकल जाता है, ये कैसे होता है, क्या होता है, ये सारी बातें बताया था, याद है। क्लास 11th की बात कर रहे हो, क्लास 11th में ये बताया था। अब रिएक्शन तो मैं वहाँ सब बता ही दिया था, ये कैसे होता है, क्या होता है। अब आगे क्या बताऊँ मैं आपको, रिएक्शन तो आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। इसलिए मैं क्लास 11th में बहुत अच्छे से आपको समझा दिया था कि ये रिएक्शन कैसे होती है, इनके पीछे का मोटो क्या है। ये जो है वो मैं समझाऊंगा। ये देखो, ये हमारे पास फिक्स वैल्यू है, इसका स्टैंडर्ड डिफरेंस पोटेंशियल हमारे पास में इतना लगता है, इतना लगता है। ये याद नहीं रखना है आपको, यूनिट नंबर 3 में आएगा ये, ठीक है। ये एसिडिक सॉल्यूशन के साथ केमिकल, देखो केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी में केमिकल रिएक्शन आपको लिखना है, आपको याद करके लिखना पड़ेगा। ये हमारे पास में यहाँ से यहाँ तक केमिकल रिएक्शन है, याद करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है याद करने के अलावा। इन न्यूट्रल अल्कालिक सॉल्यूशन, उसने ये बताया किसके साथ रिएक्शन करके क्या कंपाउंड बनाते हैं, इसी के ऊपर सारी बातें हो रही है। द इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, अब ए ब्लॉक की बात हो रही है। देखो डी ब्लॉक हमारे पास कंप्लीट हुआ, ए ब्लॉक भी थोड़ा बहुत कंप्लीट हो ही गया था हमारे पास। क्या था कि इसको हमने लिंथेनॉइड्स बोला था, क्या बोला था हमारे पास में, इसने लिंथेनॉइड बोला था। इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हमने बोला था, ये हमारे पास में इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। देन लिंथेनाइड कंट्रैक्शन हमारे पास में एटॉमिक साइज के ऊपर है, लिंथेनाइड कंट्रैक्शन ये भी हमारे पास में हो गया, ठीक है। देन हमारे पास में ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इसके ऊपर भी हम बात कर लिए ऑक्सीडेशन स्टेट के ऊपर। देन हमारे पास में ये लिखा हुआ है उसका लिंथेनाइड, ये है लिंथेनाइड, ठीक है। एटॉमिक नंबर, इसको इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन, ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन एटॉमिक रेडियस तो वही है। जनरल कैटलिस्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलने नहीं आता रहे मेरे को, कुछ वर्ड है जो मैं क्लियरली बोल नहीं पाता हूँ, जैसे आपको पता है किसी को बताना मत, ठीक है। ये देखो जरा, एलिन की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ हांस कराते हैं, ये जलाते हो ऑक्सीजन को, एलिन को, तो एलिन मतलब क्या है, लेंथेनॉइड की बात हो रही है, किसी भी लेंथेनॉइड को, तो Ln2O3 बनाता है। विद एसिड के साथ करते हो तो H2 बनाता है। लिंथेनाइड को आप हेलोजन के साथ करते हो तो Ln(X3) बनाता है। वाटर के साथ रिएक्शन का तो Ln(O3) बनाता है। एलिन को इतने टेम्परेचर पे आप हीट करते हो तो Ln(C2) बनाता है। हीटेड विद N करते हो तो Ln बनता है। हीटेड विद H करते हो तो Ln(H2) बनता है। ये आपकी रिएक्शन है, फिक्स रिएक्शन है। कहाँ से आया, क्या आया, ये सारी बातें में हम नहीं पढ़ेंगे। ये एक्टिनाइड सीरीज हो गई, ठीक है। एक्टिनाइड सीरीज
इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में बता ही दिया आपको कैसे होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। देखो अब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन वही में बताया था आपको, याद है, डी के साथ कंप्लीट करा दिया था, एटॉमिक साइज करवा दिया था, ऑक्सीडेशन स्टेट करा दिया था, लेंथ ये है बस में, ये सारा मैं आपको करवा दिया था। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इन द कंपैरिजन विद लेंथ एनोड्स। ओके, अब ये है पास में कंपैरिजन डी और एफ की विषय में इन्होंने कंपैरिजन बताया है। सब एप्लीकेशन ऑफ डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक के एलिमेंट की एप्लीकेशन ये आप एक बार इसको देख लेना। देखो बच्चों, इसी के साथ हमारे पास में कंप्लीट होता है यूनिट ए ब्लॉक एलिमेंट। अब आने वाले लेक्चर में हम नई यूनिट चालू करेंगे। आज की यूनिट तो यहीं पर कंप्लीट करते हैं, आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं। ये सारा हमारे पास में हो गया, इससे काफी ज्यादा मैं आपको बता दिया। ठीक है, एक बार मैंने सोचा आपको रिवाइज करा देता हूँ क्या क्या हमने बता दिया है आपको। तो ठीक है, मिलते हैं आने वाले लेक्चर में, पढ़ाई करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।